Hey everyone, welcome in Clat Point and let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DU, LLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज शायद मैं आपको दिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्टूडियो में मैं गया नहीं हूँ, तो घर से ही क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने आपसे एक क्विज पूछा था लास्ट सैटरडे जो हमारा क्लास हुआ था, तो उसका आंसर डी है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम ऑफिस द प्रेसिडेंट सीक्स एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट या नन ऑफ देम। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब बताना है। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयू एलएलबी, एनएलएस सेट, एडेड यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन कोर्स की डेमो क्लासेस, डिटेल, एवरीथिंग विल बी देयर। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, कोई चाहता जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज एक न्यूज़ आई है, गर्ल डाइज फ्रॉम फूड पॉइजनिंग इन केरला। तो ये एक केरला का इंसिडेंट है जहाँ पे एक ही दुकान से शौरमा खा के 31 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो चुका है और इसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है। देखो फूड पॉइजनिंग क्या क्या कॉज करता है, नौशिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड चिल्स, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। तो ये तो चलो एक बात हो गई। आप लोगों को जनरल भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब बाहर जा रहे हो तो ज़्यादा बाहर का खाना नहीं चाहिए। इसके अलावा खाओ भी तो फिर ऐसी जगह पे खाओ जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सको, कोई ट्रस्टफुल ब्रांड हो जहाँ पे सही चीज़ मिले। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि सेम ऑयल को एक एक हफ्ता तक लोग यूज़ कर रहे होते हैं, आप लोग वही खाते हैं, तो इससे काफ़ी सारा नुकसान होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये एक इंसिडेंट था। सरकार के आ गए हैं बल्ले बल्ले, क्योंकि अप्रैल का जीएसटी रेवेन्यू जो है वो पास्ट 1.6 लाख 7 करोड़ हो चुका है, जो कि हमारे सरकार के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री टर्म्स कलेक्शन है साइन ऑफ फास्टर रिकवरी। ऐसा कहा जा रहा है कि इकोनॉमी जो है बेटर चल रही है। अब ये जो भी है आप देखिए, सामने आपके आंकड़े हैं और अभी सबसे ज़्यादा जो है वो अप्रैल 2022 में जीएसटी का कलेक्शन रहा है। महाराष्ट्र ने बोला है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम भी बनाएंगे, तो ऐसे उत्तर प्रदेश ने भी कहा था, महाराष्ट्र ने भी कहा है। लेट्स सी। ऑल दो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है कि भारत को बहुत बड़े लेवल पे इकोनॉमी को लेके जाना है, तो उसमें स्टेट को इस तरीके के मिशन उठाने होंगे, टारगेट लेने होंगे, तभी वो इस तरीके से। थोड़ा सा जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 122वां अमेंडमेंट बिल आया था और 101वां ये अमेंडमेंट एक्ट है 2016 के अंदर। आर्टिकल 246 ए जो है वो स्टेट्स को ये पावर देता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वो टैक्स लगा सकते हैं। 279 ए इंसर्ट हुआ था, जीएसटी काउंसिल टू बी फाउंड बाय द प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्नर जीएसटी। एवरी ईयर फर्स्ट मे इज ऑब्जर्व एज लेबर्स डे। तो कल इंटरनेशनल लेबर्स डे था, वर्कर्स डे था। तो ध्यान रखिएगा। क्या इस बार की थीम थी, कमेंट सेक्शन में मुझे ध्यान से ढूंढ के बताइए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आर्टिकल 14 है, ट्रीट एनी पर्सन इक्वली बिफोर द लॉ। आर्टिकल 19 1 सब क्लॉज सी है, जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ऑफ यूनियंस की बात करता है। आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 23 है, प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 है, प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए है, सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। आर्टिकल 41 है, राइट टू वर्क एंड एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 42 जो है वो भी आपको इस तरीके की बात करता है कि स्टेट जो है वो ह्यूमन कंडीशंस में और इस तरीके के प्रॉपर इन्वायरमेंट को बनाने में योगदान दें, जिससे कि जो लेबर हैं वो लोग से काम कर सकें। आर्टिकल 43 जो है वो लिविंग वेज, डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। आर्टिकल 43 ए जो है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज थ्रू लेजिस्लेशन बात करता है। जो कि इंटरनेशनल लेबर्स डे था तो उसी से रिलेटेड हमने कुछ आर्टिकल्स भी देख लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब एडिटोरियल के पेज पे आते हैं, तो कोई खास एज सच एडिटोरियल है नहीं। यहाँ पे एक एंडिंग आफ्सपा है, तो एडिटोरियल में जो लिखा है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी आफ्सपा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के एंड में लगा दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर टॉक दैट कुड बी हाइपरबोला, एक आर्टिकल ये एम के नारायण साहब ने लिखा है। देखो ये आर्टिकल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो अभी एक ना पूरे वर्ल्ड में एक नरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भैया थर्ड वर्ल्ड वॉर आने वाली है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, और इस तरीके की चीज़ें सुनने में आ रही हैं। तो एम के नारायण साहब कह रहे हैं कि ये सब जुमला है, ऐसा कुछ होगा नहीं। और ये न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ की बात होती है ना, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो सभी कंट्रीज के पास, मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज के पास हैं, पर कोई भी कंट्री इतनी बेवकूफ़ नहीं कि उसको ये नहीं पता है कि सामने वाली कंट्री भी यूज़ कर सकती है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर का जो पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जा रहा है एज सच कुछ है नहीं, और फिलहाल जो है वो चीज़ें बेटर हो सकती हैं और लग भी रहा है कि बेटर हो रही हैं। तो ये सब इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है। एंडिंग आफ्सपा, देखो अभी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला था कि हम आफ्सपा को हटा लेंगे, तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है। आफ्सपा का मतलब क्या होता है, तो आर्म फोर्स को स्पेशल पावर मिलती है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिस्टर्ब एरियाज। डिस्टर्ब एरियाज क्या होता है, सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा जो है ना, वो डिस्टर्ब एरियाज को डिफाइन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब एरिया। तो जहां जहां पे डिस्टर्ब एरिया घोषित हुए होंगे वहां वहां पे आफ्सपा लग सकता है। अब आर्म्ड फोर्स को इसमें स्पेशल पावर क्या मिलती है, दे हैव द अथॉरिटी टू प्रोहिबिट अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सन इन एन एरिया। दे कैन यूज इवन ओपन फायर आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग इफ दे फील पर्सन इज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द लॉ, मतलब भैया कुछ ऐसा काम कर रहा है जो गैर कानूनी है। रीजनेबल सस्पिशन होने पे आर्मी जो है अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट, सर्च कर सकती है प्रेमिसेस को विदाउट अ वारंट। अगर कोई फायर आर्म्स के पोजीशन में उसको अरेस्ट कर सकती है। अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड और टेकन इनटू कस्टडी, मे बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद अ रिपोर्ट डिटेलिंग द सर्कमस्टेंसेज दैट लीड टू द अरेस्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं, बाकी डिटेल में आसपास मैंने इस वीडियो के एंड में अटैच किया है, वो आप देख लीजिएगा। एक्स एमएलए हेल्ड इन केरला हेट स्पीच केस। हेट स्पीच के बारे में हमने ऑलरेडी 3 बार देखा हुआ है। यहाँ पे ये जो हैं इनको भैया मुस्लिम्स के ऊपर कुछ बोलने के लिए अरेस्ट कर दिया गया है। और हेट स्पीच से रिलेटेड जो हमारे आईपीसी के अंदर प्रोविजंस हैं, सेक्शन 153A आईपीसी का जो है वो कहता है कि रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, इन सब पे अगर आप कुछ बोलोगे तो इससे जो है एनिमिटी क्रिएट हो सकती है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, तो कि गैर कानूनी है। सेक्शन 153B ऑफ आईपीसी जो है वो बात करता है इम्प्यूटेशन, असर्शन, प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप करो। 295A आईपीसी जो है वो पिनलाइज करने की बात करता है डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीव्स। सेक्शन 298 आईपीसी जो है वो बात करता है अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा, कुछ इस तरीके की चीज़ से करना जिससे कि रिलीजियस फीलिंग लोगों की हर्ट हो जाए। सेक्शन 505 आईपीसी जो है that penalize publication or circulation of any statement, rumor or report causing public mischief and enmity and representation of people like 1951 में भी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं इस तरीके की चीज़ों को, लेकिन डायरेक्टली कोई लॉ नहीं है हेट स्पीच को लेके। और इसी के ऊपर काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि कोई कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को इसके प्रति, कि जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं या और भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं वो चीज़ें होना बंद हो जाएं। फिर यहाँ पे देखिए ई श्रम टू हेल्प सेटल वर्कर्स एक्सीडेंट क्लेम्स। ये क्या है, ई श्रम एक देखो पोर्टल है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था टू रजिस्टर 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सच एज कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कफोर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स। ई श्रम कार्ड मिलेगा, 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको जो है 2 लाख रुपए मिल सकता है ऑन डेथ, और परमानेंट डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपए का, पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी पे, डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2 लाख रुपए। तो ये जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी समय पहले इनिशिएटिव उठाया था। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सा फटकार लगाया था, उसके बाद भी ये चीज़ें हुई थी। गवर्नमेंट इन स्टेट्स यूटीज विल कंडक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये हमने कुछ जाना। तमिलनाडु कॉलेज डीन रिमूव्ड आफ्टर चरक शपथ रो। देखो हुआ क्या, तमिलनाडु के अंदर ना एक मेडिकल कॉलेज में आपको पता है डॉक्टर्स जो हैं वो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, तो उसके जगह पे एक बंदे ने ना चरक शपथ लिया था, ये एंशिएंट टाइम में हिंदू रिलीजन में। तो ये चीज़ जो है तमिलनाडु की सरकार को अच्छी नहीं लगी और इसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। चरक शपथ क्या होता है, चरक शपथ और संस्कृत टेक्स्ट है आयुर्वेदा के अंदर, जो कि 100 BC से 200 CE के पहले का हो सकता है। written in the form of set of instruction by a teacher to prospective students of the science of medicine। तो जैसे हिपोक्रेटिक ओथ है उसी तरीके की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद सऊदी अरेबिया ऑफर्स पाकिस्तान $8 बिलियन इन फाइनेंशियल सपोर्ट। देखो पाकिस्तान की हालत है खस्ता, इमरान खान खुद तो चले गए लेकिन पाकिस्तान की हालत ख़राब करके गए हैं, और उसके बाद जो है अब सऊदी अरेबिया उनकी मदद करने के लिए आया है। $8 बिलियन जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देने के बाद सऊदी अरेबिया ने करा है। तो दिस इज इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो।
आफ्सपा की वीडियो इसी में मैं अटैच कर रहा हूँ, वो देख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट में रिसेंटली हमने देखा कि आर्म फोर्सेस के द्वारा काफी सारे सिविलियंस को भी मृत्यु कर दी गई, जिसके बाद काफी सारा क्रिटिसिज्म होने लगा आफ्सपा का। व्हाट इज आफ्सपा? आफ्सपा जो है ना, ये आर्मी को, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस को ये पावर देता है कि ऐसे एरिया जहां पे आफ्सपा लगा हुआ है, आफ्सपा लगा कहां होता है? डिस्टर्ब्ड एरियाज में लगा होता है। आफ्सपा की फुल फॉर्म होती है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो डिस्टर्ब्ड एरियाज जो है ये आपकी गवर्नमेंट घोषित करती है, और उसके बाद वहां पे अगर आफ्सपा लगा होता है तो वहां की आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस और जो आपकी पुलिस है, उनको ये पावर मिलती है कि जरूरत पड़ने पे वो किसी को शूट टू किल कर सकते हैं, हाउसेस को सर्च कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। अगर आर्म फोर्सेस को ये लगता है कि जो बंदा है जिसके साथ वो ये कर रहे हैं वो इंसर्जेंसी कर सकता है, वो मिलिटेंट है, या फिर वो देश की सोवरेनिटी के लिए कुछ खतरनाक कुछ ऐसा कर सकता है, तो वहां पे ये चीज जो है ये पावर आर्मी को, स्टेट एंड सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स को देती है। मैंने बताया आफ्सपा जो है वो मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी के केसेस में इन्वोक किया जाता है। अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला हो, यहाँ पे ये पावर भी मिलती है। व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो हीनियस टाइप के क्राइम होते हैं, अगर जिन जगहों पे आफ्सपा लगा हुआ है, जो जगहें डिस्टर्ब एरियाज में हैं, वहां पे अगर कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस करना वाला होता है तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट अ वारंट। इसके अलावा ये आर्म फोर्स को लीगल इम्यूनिटी देता है कि अगर उन्होंने इस सब चीज के अंदर कुछ किया, ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज में आर्म फोर्स ने अपनी पावर का यूज करके कुछ किया, और कल को वो पावर का यूज थोड़ी गलत जगह पे हो गया, बाय द वे इन्होंने किसी गलत बंदे को पकड़ लिया, कुछ ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, तो इनको यहाँ पे इम्यूनिटी है, कोई भी आप पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट जो है उस चीज के लिए अलाउ ना करे। इसके बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का। देखिए, ये बहुत ही एक आपको आश्चर्यचकित करने वाला बात लगेगा कि हमारे देश में आफ्सपा का जो आप कह सकते हो कि क्रिएशन है ना, वो ब्रिटिश एरा में हुआ था, और ब्रिटिशर्स भारतीयों को दबाने के लिए इस लॉ का यूज करते थे। आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ आफ्सपा जो है ना, वो यही है कि भैया अब तो देश आजाद हो गया है, अब आपको किसको दबाना है, अब आप क्यों कर रहे हो? ब्रिटिशर्स ये करते थे, समझ में आ रहा था, वो दबाने के लिए करते थे, वो हमारा शोषण कर रहे थे। अब हमारे देश जब आजाद है तब हमें इस तरीके के कानून की क्यों जरूरत? तो आफ्सपा जो है, देखिए, पहली बार इनेक्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, जब महात्मा गांधी और हमारे ऑल लीडर्स को अरेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इस कानून को लाया था। तो डे आफ्टर द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 8, 1942 को ये मूवमेंट जो है वो लीडरलेस बन गया था, क्योंकि ये आफ्सपा लगा के आपके जो ब्रिटिश उस समय सरकार थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब, काफी सारे और भी लीडर्स थे जिनको जेल में इस एक्ट को लगा के डाल दिया गया था। इसके अलावा देखिए, जो वॉइस रॉय थे उस समय वो लिथिंगो थे, तो उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 यहाँ पे लगाया था। इसके बाद इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश में जब आजाद हुआ, तब हमारे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे, उन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसी को बेस लेके ये जो आफ्सपा है इसको लेके आया गया। और ये लाने का कारण क्या था? देखिए, कारण ये था कि देखिए, बंगाल, आसाम, ईस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ये सब हमारे देश में हमने इंक्लूड किए थे, कहीं पे पार्टीशन हुआ था, तो जिसके चलते काफी सारी इंसर्जेंसी इंटरनल देखी जा रही थी। तो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट थी हमारे देश में, उसको रोकने के लिए यहाँ पे इस तरीके की चीज को वहां से लिया गया। इसके बाद देखिए, भारत में अगर हम स्टेट्स देखें जो अभी आफ्सपा के अंदर हैं, तो देखिए इधर जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है, और ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। फिर इधर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर आप देख सकते हैं आसाम, मेघालय, नागालैंड, इसमें स्टार क्यों लगा हुआ है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में मैं आपको बताऊंगा, मिजोरम, तो आप मैप में देख सकते हैं ये सारी जगह जो है जहां पे आफ्सपा अभी लगा हुआ है। इंडियन पार्लियामेंट ने आफ्सपा जो है किस तरीके से लाए थे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इतिहास देखा जाए तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट आया था 1958 में। ये जरूरत ये पड़ी क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में इंसर्जेंसी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते हुए सरकार को 1958 के आसपास जरूरत महसूस हुई और आसाम एंड मणिपुर के लिए इस एक्ट को लाया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये सरकार को पावर कहाँ से आ रही है कि वो आफ्सपा जो है वो स्टेट्स में लगा रहा है या इस तरीके के एक्ट बना रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो पावर है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 देता है, जो बेसिकली कहता ये है कि गवर्नमेंट का ये काम है कि जो भी स्टेट है उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स ना आए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। तो यहाँ पे आर्टिकल 355 के थ्रू ये पावर लेते हुए सरकार ने आर्म फोर्स स्पेशल पावर आसाम एंड मणिपुर एक्ट 1958 लगा दिया।
इसके बाद देखिए पंजाब एंड चंडीगढ़ में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट बढ़ रहा था। तो काफी सारे यहाँ पे खालिस्तान के सपोर्टर्स जो हैं वो काफी समय समय पे डिस्टर्ब कर रहे थे पंजाब के रीजन को, जिसके चलते हुए 1983 में आफ्सपा जो है आपका पंजाब रीजन में भी लगा दिया गया। ऑल दो 2008 में इसको हटा दिया गया था क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट विद टाइम खत्म हो गया, और जिसके चलते हुए पंजाब रीजन में जरूरत फील नहीं हुई इस चीज के लिए। इसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 1990 के अंदर इसको लाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाद में, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहले सिर्फ यहाँ पे 2 को इंक्लूड किया गया था, आसाम, मणिपुर, फिर और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इसमें डाल दिए गए थे। तो ये सब चीजें हैं। अब इसमें आफ्सपा के कुछ की प्रोविजंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इन लोगों को ये पावर मिलती है कि वो किसी भी जगह को या पूरे स्टेट को या स्टेट के किसी पार्ट को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकते हैं, और जो डिस्टर्ब एरिया घोषित हो जाएंगे वहां पे आप आफ्सपा लगा सकते हो। ठीक है। सेक्शन 3 जो आफ्सपा का है वो आपको ये बोलता है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन इश्यू एन ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू डिप्लॉय आर्म्ड फोर्सेस फॉर असिस्टिंग द सिविलियन अथॉरिटीज। इसके बाद हमने देखा कि डिस्टर्ब एरियाज जो हैं वो किसी भी अगर एरिया को घोषित कर दिया गया बाय गवर्नर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए वो डिस्टर्ब एरिया की कैटेगरी में आएगा। और ये किसमें लिखा हुआ है? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट ऑफ 1976 में इसके बारे में आपको मिलता है। फिर देखिए सेक्शन 4 ऑफ आफ्सपा जो है ये आर्मी ऑफिसर्स को स्पेशल पावर देता है कि वो किसी को शूट टू किल कर सकते हैं अगर उनको लगता है, वो किसी की प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं अगर उनको लगता है, तो वो किसी को रोक सकते हैं, कुछ भी जांच कर सकते हैं। और इसके लिए फिर इनको इम्यूनिटी भी मिली होती है, आप इनके ऊपर एक्शंस नहीं ले सकते हो जब तक सरकार से आप परमिशन ना लो। फिर फोर्सेस कैन अरेस्ट एनीबॉडी, अगर वहां पे डिस्टर्ब एरियाज के अंदर आफ्सपा लगा हुआ है, और किसी को कस्टडी में ले सकते हैं। लेकिन कस्टडी में लेते से ये नियम है कि आर्म फोर्स जैसे ही किसी को कस्टडी लेगी तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करना पड़ेगा आपको उस बंदे को। इसके अलावा ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि डिस्टर्ब एरियाज क्या है। सर आप डिस्टर्ब एरियाज कह रहे हैं, डिस्टर्ब एरियाज कह रहे हैं, तो सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा जो है ना वो डिस्टर्ब एरियाज से डील करता है। देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन डिस्टर्ब एरियाज जो है आफ्सपा एक्ट में कौन से सेक्शन से डील करता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 3 ये कह रहा है, सेक्शन 4 आफ्सपा का ये कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि इतना न्यूज में रहा है, इतना कंट्रोवर्सी में रहा है, तो क्लैट में जितने बच्चे बैठने वाले हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए डिस्टर्ब एरियाज जो है वो गवर्नर ऑफ अ स्टेट घोषित करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करेगी, दोनों लोग मिलकर करेंगे। पहले जब ये नया नया एक्ट आया था तब सिर्फ गवर्नर के पास पावर थी, लेकिन फिर जब त्रिपुरा को लेके बवाल हुआ कि भैया स्टेट जो है वो मान नहीं रही थी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें अमेंड किया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर आई। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1958 में जब ये आया था तब आफ्सपा में सिर्फ गवर्नर को पावर थी, स्टेट के हाथ में पावर थी, लेकिन 1978 में त्रिपुरा के लिए यहाँ पे बवाल हुआ था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर अपने हाथ में डायरेक्टली ले ली थी। इसके अलावा अगर कोई स्टेट जो है वो कहता है कि भैया हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब एरियाज नहीं है, और गवर्नर जो है भाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि है, तो इनकी बात सुनी जाएगी, स्टेट की बात नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी जो एक क्रिटिसिज्म होता है आपका आफ्सपा का कि भैया डिस्टर्ब एरियाज है क्या, ये आपने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है। बेसिकली डिस्टर्ब एरियाज को ऐसे ले लेते हैं कि जहां पे इंसर्जेंसी हो, सोवेनिटी डिस्टर्ब हो रही हो देश की, या इस तरह की कोई भी चीज हो करने की कोशिश हो, लेकिन एग्जैक्टली डिस्टर्ब एरियाज है क्या ये कहीं नहीं डिफाइन है। तो जिसके चलते हुए एक लूप होल है जो समय समय पे अलग अलग सरकारें अपने तरीके से यूज करती है, जिसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके लिए कोई वर्डिक्ट दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है आफ्सपा को लेके, तो 2016 और 2017 दो इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो गाइडलाइंस दी उससे जो पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। सबसे पहला देखिए जुलाई 8 2016 को एक लैंडमार्क रूलिंग आई सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने काफी सारी चीजों में जो आर्म फोर्स को इम्यूनिटी मिली हुई थी, जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन था, वो खत्म कर दिया। सबसे पहले नो एक्सेसिव फोर्स, भैया जितनी जरूरत हो उतना ही लगाओ, पता पड़े किसी आदमी को मारने की जरूरत नहीं थी वहां पे आपने उसको मार दिया, ये गलत है, ये चीज नहीं होगी। क्रिमिनल कोर्ट्स हैव द जुरिडिक्शन, अगर कोई भी बंदा जो उसको लगता है कि आर्म फोर्स ने उसके साथ गलत किया है, वहां पे आफ्सपा लगा था, तो क्रिमिनल कोर्ट्स के पास उन केसेस को सुनने का जुरिडिक्शन होगा, जो कि पहले नहीं था। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप ये नहीं कह सकते हो कि वो बंदा आपको लगा कि मिलिटेंट है, इंसर्जेंट है, इसलिए आपने ऐसा कर दिया, नहीं, एक आम आदमी और उनके पास सबके पास इक्वलिटी है, तो आप सबको इक्वली ट्रीट करिए। आफ्सपा इज नॉट इनविंसिबल, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके बच जाओगे, ब्लैंकेट प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी। रूल ऑफ लॉ, लॉ इज सुप्रीम, आप
जो प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट के, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस के, इन सब चीज़ों को आपको सुप्रीम रखना है, मर्जी से नहीं चलेगा, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हो पाएगा। पर यही बात है कि गाइडलाइंस आई, उसके बाद भी आपने अभी देखा कि मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ है। तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है कि किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर डील किया जाएगा। अब आसपा का प्रेजेंट स्टेटस क्या है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में एंड मणिपुर में आसपा लगा हुआ है। यहाँ पे समय समय पे आसपा काफ़ी जगहों से हटाया हुआ है, जैसे मैंने आपको पंजाब का एग्जाम्पल दिया। त्रिपुरा मेघालय में से 2015 में त्रिपुरा से हटाया था, मेघालय में 2018 से आसपा हटा लिया था। इसीलिए हमने जो मैप देखा था वहाँ पे इनके आगे स्टार लगा हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में से भी पार्शियली विड्रॉल कर लिया गया है आसपा को। तो ये बेसिकली हमने कुछ चीज़ें जानी। अब इसकी कुछ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस था, जिसके बाद एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था जीवन रेड्डी कमेटी। तो हम थोड़ा सा ना उस केस के बारे में जरूर जानेंगे जब भी आसपा की बात होती है। और थांगजम मनोरमा का नाम ना आए तो ये अपने आप में एक बहुत गलत बात हो जाएगी। थांगजम मनोरमा जो है ना, ये एक आपके विक्टिम है जिनको आसाम राइफल्स ने 2004 में अरेस्ट किया था, और कहा यह जाता है कि इनका इनकाउंटर कर दिया गया था क्योंकि भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसमें एक थ्योरी और आती है, वो ये आती है जब रिपोर्ट आई और बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगहों पे चीजें देखने को मिली, तो ये कहा जाता है कि इनका जो है आसाम राइफल्स ने गैंगरेप किया था और फिर इनको मार दिया गया। इवन मैं भी इनके बारे में पढ़ रहा था एक दिन, तो मैंने देखा कि पढ़ा ये कि जब इनकी बॉडी मिली थी तो उसमें जब 6 बुलेट्स इनके बॉडी से आर पार हुई थी, बट उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। तो मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि बाद में बुलेट डाली गई हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत कंट्रोवर्सी रही थी, और इसी के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जीवन रेड्डी कमेटी, और उन्होंने सजेस्ट किया था कि रिपील कर दो आसपा को, खत्म कर दो। इसके अलावा और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो पहला तो यही है, रिपील कर दो आसपा को। दूसरा क्या है? अमेंड कर दो ये डिस्टर्ब एरियाज जो आपने कर रखे हैं, इसको डिफाइन कर दो कि हाँ यार ये चीज डिस्टर्ब एरियाज में आएगी और यही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। कमिटीज जो हैं वो स्टैब्लिश करिए और फिर उनका ये काम करिए कि भैया वो देखें, नेशनल लेवल पे देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें कि जहां जहां पे आसपा लगा हुआ है ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आर्म फोर्स जिम्मेदारी ले रही है नहीं ले रही है, डिले ना हो। अब जैसे ये मोन डिस्ट्रिक्ट वाला मामला है, अब इसको फाइनल कर देना चाहिए अब तक 10-15 दिन के अंदर कि आखिर में क्या था मामला, लेकिन अभी चल रहा है, जांच चल रही है, देखते हैं कब होता है। तो दीज आर सम सॉल्यूशन जो इसके लिए किए जा सकते हैं। और ये था हमारा आसपा, जिसके बारे में हमने सुना। अगर आपने हैदर मूवी देखी होगी ना, तो हैदर मूवी के अंदर शाहिद कपूर आसपा आसपा करते हैं। तो ये देखिए वही वाली बात है कि देखिए जरूरत भी है, आसपा की जरूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक बहुत रीजनेबल मैन की तरह अगर हम बात करें। लेकिन जो कुछ इसमें ब्लैंकेट प्रोटेक्शन है ना, उसे खत्म करने की बहुत जरूरत है। तो वो अगर नहीं होगा तो दिक्कत है। तो जीवन रेड्डी कमेटी ने यहाँ पे यही सजेस्ट किया था कि आप आसपा को हटा के सीआरपीसी के अंदर, आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस डालो जो आर्म्स फोर्स को प्रोटेक्शन दें और वो इस तरीके के सिचुएशंस में चीजों को टैकल कर